गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री का लेसन नंबर 2 दूसरे लेसन पर आज हम डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पर डिस्कस किया था, फर्स्ट लेसन के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज पोएट्री का सेकेंड लेसन हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। एन मीन्स एक होता है, एलिमेंट्री मीन्स होता है प्राथमिक, स्कूल मीन्स होता है विद्यालय, क्लासरूम माने होता है कक्षा, और इन मीन्स होता है में, और मीन्स होता है एक्स, स्लम मीन्स होता है झोपड़पट्टी, जिसे लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने। अगर इस पाठ के हिंदी के बारे में बात करें कि इस पाठ का जो नेम है उसकी हिंदी क्या होगी, तो एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा झोपड़पट्टी में, झोपड़पट्टी के एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा, ये चैप्टर का नाम है जिसे लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने। बहुत प्यारा सा चैप्टर है, नाम से ही पता चल रहा है झोपड़पट्टी के बारे में बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस चैप्टर में भी ऐसा ही कुछ बात बताया जाएगा। झोपड़पट्टी के बारे में बात की जाएगी, वहाँ पर रहने वाले कुछ बच्चों और लोगों के बारे में बात की जाएगी, वहाँ पर जो स्कूल बनाए गए हैं, स्कूल जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उस प्राथमिक विद्यालय में, वहाँ की कंडीशन क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलिए बात करते हैं। पहले इस लेसन की मैं थोड़ा सा समराइजेशन कर देता हूँ, समरी आपको बता देता हूँ कि इस लेसन में हमको पढ़ना क्या है। तो इस लेसन में हमको पढ़ना ये है कि एक बार की बात है कि स्टीफन स्पेंडर कहीं जा रहे थे और उन्हें एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा एरिया दिखाई देता है जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र था वो स्लम था, झोपड़पट्टी था, और उस क्षेत्र को, उस एरिया को चारों तरफ से सील्ड कर दिया गया था। उसके अंदर कुछ बच्चे रहते थे, वहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय था जिस विद्यालय की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि वहाँ की छतें भी टपकती थी, दीवारों के जो प्लास्टर थे वो टूट फूट चुके थे, एकदम पीला पड़ गया था, कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। वहाँ के बच्चे भूखमरी के कगार पर थे, खाना पीना भी कायदे से नहीं मिल पाता था, लोग ध्यान नहीं देते थे। इनकी नज़र जो है वहाँ पे पड़ती है और ये उस एरिया को, उस क्षेत्र को हटाने के लिए आवाज़ उठाते हैं कि इस झोपड़पट्टी को तोड़ने के लिए आवाज़ उठाते हैं कि जिस तरीके से समाज में हर एक प्रकार के व्यक्ति को, हर वर्ग के व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ने का अधिकार है, ठीक उसी तरीके से इन झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ाया जा सकता है, शिक्षा दे करके इन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आइए ज़रा देखते हैं क्या इन्होंने बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत ही प्यारा सा लेसन है, थोड़ा सा कठिन ज़रूर है, लेकिन हमें विश्वास है कि पढ़ने के बाद, डिस्कस करने के बाद ये कठिन से कठिन चैप्टर आप लोगों के लिए काफ़ी आसान बन जाएगा। तो आइए चलिए बात करते हैं। दिया हुआ है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिज चिल्ड्रेन फेसेस। दिया है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिज चिल्ड्रेन फेसेस। फार माने होता है दूर, फार माने होता है दूर, दूर प्लस दूर बराबर बहुत दूर। फ्रॉम में से, गस्टी माने होता है झोंकेदार, वेव्स माने होता है लहरें, दिज माने ये, चिल्ड्रेन माने होता है बच्चे, और यहाँ पे अपस्ट्रॉफी लगा होता है मतलब बच्चों के, फेसेस माने होता है चेहरे। इन झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों के फेसेस माने जो चेहरे हैं, कभी बता रहा है कि इन झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों के फेसेस मीन्स जो चेहरे हैं, फार फार न जाने कितना दूर है, फ्रॉम गस्टी वेव्स झोंकेदार लहरों से। इन झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से न जाने कितना दूर है। एक बार फिर से लाइन को रिपीट करते हैं।
फार फार न जाने कितना दूर है, फ्रॉम गस्टी वेव्स झोंकेदार लहरों से, दीज इन झोपड़पट्टी में रहने वाले चिल्ड्रंस माने बच्चों के फेसेस में चेहरे, इन झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से न जाने कितना दूर है। इस लाइन का मतलब क्या होगा? इस लाइन का मतलब यह कि इस झोपड़पट्टी में जो रहने वाले बच्चे हैं, समुद्र की जो झोंकेदार लहरें हैं वो कहाँ देखेंगे? जो शख्स, जो इंसान झोपड़पट्टी में रहता हो, भला वो समुद्र की लहरों को कैसे देख पाएगा? झोंके को कैसे देख पाएगा? वो तो कहीं भी उसको नहीं देख सकता। गांव घर में रहने वाले लोग नहीं देख पाते हैं, वो तो झोपड़पट्टी में बेचारे रहते, वो कहाँ से देख पाएंगे? तो उसी के बारे में बता रहे कि इन झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों के जो चेहरे हैं ना, ये झोंकेदार लहरों से न जाने कितना दूर है। अर्थात समुद्र की जो झोंकेदार, हवादार, सुगंधित, स्वच्छता प्रदान करने वाली जो लहरें हैं, वो लहरें न जाने कितना दूर है। अर्थात उन्होंने अपने जीवन में ये सारी चीज़ें कभी देखे ही नहीं है वो। दूसरे बार आगे बता रहे कि लाइक मीन्स होता है तरह, रूटलेस माने होता है जड़ विहीन, वीड्स माने होता है खरपतवार, द हेयर मीन्स होता है बाल, टर्न राउंड माने होता है उलझे पड़े होना, टर्न राउंड उलझे पड़े होना, टर्न माने टूटा हुआ, राउंड माने चारों तरफ, इधर उधर टूटा हुआ, इधर उधर गिरा हुआ या इधर उधर उलझा पड़ा होना। डियर माने होता है उन बच्चों के, डियर माने उनके अर्थात उन बच्चों के। पालर माने होता है पीला चेहरा, पालर माने क्या होता है? पीला चेहरा। देखिए, लाइक रूटलेस विश, जड़ विहीन खरपतवार की तरह, लाइक मीन्स तरह, रूटलेस जड़ विहीन, वीड्स माने खरपतवार, जड़ विहीन खरपतवार की तरह, द हेयर उन झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों के, द हेयर जो बाल है, इनके जो बाल हैं, टर्न राउंड उलझे पड़े हैं, डियर पैलर उनके पीले चेहरों पर, उनके पीले चेहरे पर उनके जो बाल है ना वो खरपतवार की तरह उलझे पड़े हैं। जैसे खरपतवार क्या होता है कि जब अगर आप घास को क्या करेंगे, ग्रास को अगर आप उखाड़ देंगे तो वो सूख जाता है, सूखने के बाद एकदम तोड़ेंगे तो चट चट बोलता है, गंदा हो जाता है। उसी तरीके से अगर कोई भी बच्चा या कोई इंसान कई दिनों तक अगर नहाया ना हो तो उसके बाल जो है लट्टा टाइप के हो जाते हैं और एक ही में उलझ जाते हैं और बड़ी समस्या होती है जो है कंघी लगाने में। तो कंपेयर करें, देखिए कभी क्या कहना चाहता है कि लाइक रूटलेस वीड्स, जड़ विहीन खरपतवार की तरह, द हेयर उन झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों के जो बाल हैं, टर्न राउंड उलझे पड़े हुए हैं, डियर पालर उनके पीले चेहरे पर। अब उनके चेहरे पीले कैसे हो गए हैं? मैंने अभी बताया कि वो बच्चे झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनको ना तो अच्छे से खाने की व्यवस्था है, ना तो अच्छे से पीने की व्यवस्था है, न ही अच्छे कपड़े पहनने की व्यवस्था है, न ही अच्छे रहने की व्यवस्था है, कोई भी व्यवस्था उनको अच्छी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि अगर जिस इंसान को खाना न मिले वो भूखमरी के कगार पर हो तो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते हुए है ना, धीरे धीरे वो कमज़ोर, निहायत कमज़ोर हो जाएगा और एक दिन मृत्यु के कगार पे आ जाएगा। इस तरह उसका चेहरा जो है पीला पड़ जाएगा। उसी के बारे में बता रहे कि जड़ विहीन खरपतवार की तरह उन झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों के जो बाल हैं, है ना, टर्न राउंड उलझे पड़े हुए हैं, डियर पालर उनके पीले चेहरे पर, जड़ विहीन खरपतवार की तरह, द हेयर उन झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों के जो बाल हैं, टर्न राउंड उलझे पड़े हुए हैं, डियर पालर उनके पीले चेहरे पर। अब उस कक्षा में, उस झोपड़पट्टी की जो स्कूल है, जो प्राइमरी विद्यालय है, वहाँ पर झोपड़पट्टी में एक बच्ची भी रहती है, एक बच्चा भी रहता है। उन लोगों के बारे में, उन बच्चों और बच्चियों के बारे में कभी क्या बताना चाहता है? मतलब द टॉल गर्ल, वह लंबी लड़की, विथ हर हेड वे डाउन, विथ हर वेट डाउन, अपना सर झुकाए हुए है। यहाँ पर वेट डाउन का मतलब होता है निराशा पूर्वक सर को झुकाना। वेट डाउन का मतलब होता है निराशा पूर्वक सर को झुकाना। द टॉल गर्ल, वह लंबी लड़की जो है, हर वेड डाउन, हर हेड वेट डाउन, यहाँ पर हेड मैं भूल गया हूँ, हेड रह गया यहाँ पर, विथ हर वेड डाउन हेड, अपने सर को जो है निराशापूर्वक झुकाई हुई है। एक लंबी सी लड़की है। उस लड़की के बारे में कवि ने बताया है कि द टॉल गर्ल, वह जो लंबी वाली लड़की है, हर वेड डाउन निराशापूर्वक
अपने सर को, हर हेड अपने सर को झुकाई हुई है। और द पेपर सीमिंग बॉय, द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर माने अखबार की तरह, सीमिंग माने प्रतीत होने वाला या दिखने वाला, बॉय माने लड़का, विथ अ रैट साइज, जिसकी आंखें चूहे जैसी है। एक अखबार की तरह पतला दिखने वाला लड़का है जिसकी आंखें चूहे जैसी हैं। अब आंखें चूहे जैसी, इसका मतलब क्या होगा? मतलब बता रहे कि उस झोपड़पट्टी में एक ऐसा लड़का भी रहता है जो अत्यंत भूखमरी के कगार पर होने के कारण, अत्यंत भूखमरी के कारण उसका जो शरीर है वो पेपर की तरह, कागज की तरह पतला हो गया है। और अत्यंत पतला होने के कारण, अत्यंत कमजोर होने के कारण उसकी जो आंखें हैं ना वो अंदर की तरफ घुस गई हैं, अंदर की तरफ चली गई हैं। जैसे कि चूहे की आंखें छोटी छोटी होती है ना, वैसे अत्यंत कमजोर होने के कारण उस लड़के की आंखें अंदर की तरफ चली गई हैं, जिसके कारण कवि ने चूहे की आंखें से तुलना कर दिया है। देखिए, बोले द टॉल गर्ल, वह लंबी वाली लड़की, वह लंबी लड़की, विथ हर वेट डाउन हर हेड, अत्यंत निराशा के कारण अपना सर झुकाई हुई है। द पेपर सीमिंग बॉय, अखबार की तरह पतला दिखने वाला एक लड़का है, विथ रैट्स आइज, जिसकी आंखें चूहे जैसी है। अब इन लाइनों का अगर कोई आपसे मतलब पूछे तो बड़े बारीकी से समझाएंगे आप कि वो जो झोपड़पट्टी में एक लंबी सी लड़की है ना, वो अत्यंत निराशा के कारण अपने सर को झुकाई हुई है। कौन सी निराशा? अपनी फैमिली का पालन पोषण नहीं कर पा रही है, अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रही है, सरवाइव नहीं कर पाई है, जिसके कारण वो निराश होकर के अत्यंत फैमिली बोझ के कारण अपना सर झुकाई हुई है। द पेपर सीमिंग बॉय, अखबार की तरह पतला दिखने वाला लड़का, जिसकी आंखें चूहे जैसी, विथ रैट्स आइज, जिसकी आंखें चूहे जैसी है। मतलब एक अत्यंत निहायत कमजोर लड़का है, जैसा कि पेपर, जो कि अत्यंत भूखमरी के कारण, अत्यंत भूख के कारण वह पतला हो गया, और पतला होने के कारण उसकी आंखें अंदर की तरफ चली गई है, अर्थात उसकी आंखें चूहे जैसी हो गई हैं। फिर आगे बोला है द स्टंटेड, स्टंटेड माने अविकसित होता है, अनलकी दुर्भाग्यशाली होता है, एयर मिस होता है उत्तराधिकारी, ऑफ ट्विस्टेड माने होता है टेढ़ी मेढ़ी, बोन्स माने हड्डियां होता है, रिसाइटिंग माने होता है दोहराना, अफादर्स माने होता है पिता के, नार्लेड माने होते हैं, यहाँ पे नार्लेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नार्लेड एक गठिया बांझ बीमारी होती है, इसको बोलते हैं नार्लेड, गठिया बांझ डिसीज माने बीमारी। एक अविकसित बच्चा, अनलकी दुर्भाग्यशाली बच्चा, एयर जिसे उत्तराधिकार में मिला हुआ है, द इंस्टंटेड एक अविकसित बच्चा, अनलकी एक दुर्भाग्यशाली बच्चा, एयर जिसे उत्तराधिकार में मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? ट्विस्टेड बोन्स, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां, जिसे टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां जो है उत्तराधिकार में मिली हुई हैं। ये इसी बालक के बारे में बात हो रहा है जिसकी आंखें चूहे जैसी है। बता रहा कि द स्टंटेड एक अविकसित बालक, अनलकी दुर्भाग्यशाली, एयर जिसे उत्तराधिकार में मिला हुआ है, आप ट्विस्टेड बोन्स टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां, जिसे टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां उत्तराधिकार में मिला हुआ है, अर्थात विरासत में मिली हुई है। एक विरासत का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर किसी के पिता को या दादाजी को बाल उड़ने की बीमारी है, बाल उड़ गया है, हो सकता है कि उनके लड़के को भी बाल उड़ने की बीमारी हो, और जब उनसे जो बेटा पैदा हो उनको भी जो है बाल उड़ने की बीमारी हो। ये प्रक्रिया, इसको बोलते हैं उत्तराधिकार, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो बीमारी चली आना। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। बता रहे कि द स्टंटेड एक अविकसित बच्चा, अनलकी दुर्भाग्यशाली बच्चा, एयर जिसे उत्तराधिकार में मिला हुआ है, अब ट्विस्टेड बोन्स टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां, जिसे टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां उत्तराधिकार में मिली हुई है, रिसाइटिंग जो दोहरा रहा है, अफादर्स अपने पिता के नार्लेड डिसीज गठिया बात बीमारी को, जो अपने पिता की गठिया बात बीमारी को दोहरा रहा है। फिर आगे देखिए बता रहा है हिज लेसन अपना पाठ पढ़ रहा है। हिज माने अपना, ये किसी बालक के लिए प्रयोग किया गया है। हिज लेसन अपना पाठ पढ़ रहा है, फ्रॉम हिज डेस्क अपने डेस्क पर बैठ करके,
फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क पर। यहाँ पर बैठना का मीनिंग नहीं दिया है, लेकिन भाव प्रकट होगा। यही तो पोयम की क्वालिटी है, यही तो पोयम का भाव होता है। भाव आपको अपने से निकालना पड़ेगा। हिज लेसन, अपना पाठ पढ़ रहा है। फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क पर बैठ करके। एट बैक माने पीछे की ओर, एट बैक पीछे की तरफ या पीछे। आप डीम क्लास, धुंधली कक्षा में। आप डीम क्लास, धुंधली कक्षा में। डीम माने धुंधला होता है, क्लास माने कक्षा। वन अननोटेड, वन माने एक, अननोटेड अवांछनित, अवांछित जिसको बोलते हैं, मतलब अननोटेड उसको बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जिसको कोई नोट नहीं करता, कोई ध्यान नहीं देता है। अननोटेड, अवांछित बच्चा, ऐसा बच्चा जिस बच्चे को कोई ध्यान ही नहीं देता हो, अननोटेड वो है। वही बात बता रहा। वन अननोटेड, एक उपेक्षित, अननोटेड माने उपेक्षित भी होता। वन एक, अननोटेड उपेक्षित। स्वीट, स्वीट माने मिठाई नहीं, यहाँ पर मधुर होगा, प्यारा। वन अननोटेड, एक उपेक्षित, स्वीट प्यारा, एंड और यंग छोटा सा। यहाँ से अर्थ यहाँ से आप बताएंगे, एक उपेक्षित प्यारा सा और छोटा सा बालक पीछे की तरफ धुंधली कक्षा में बैठ करके, धुंधली कक्षा में है ना, फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क पर बैठ करके हिज लेसन, अपने पाठ को पढ़ रहा है। बोला हिज लेसन, अपने पाठ को पढ़ रहा है। फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क पर बैठ करके। एट बैक डीम क्लास, एट बैक पीछे की ओर, आप डीम क्लास धुंधली कक्षा में। वन अननोटेड, एक उपेक्षित बच्चा, स्वीट प्यारा सा, एंड यंग छोटा सा। एक उपेक्षित प्यारा और छोटा सा बालक पीछे की ओर धुंधली कक्षा में अपने डेस्क पर बैठ करके अपने पाठ को पढ़ रहा है। फिर से रिपीट करते हैं, थोड़ा सा इधर उधर है, नहीं ध्यान देंगे ना, अगर अपना पूरा टेंशन नहीं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार फिर से देखते हैं। हिज लेसन, अपना पाठ पढ़ रहा है। फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क पर बैठ करके। एट बैक डीम क्लास, एट बैक पीछे की ओर, आप डीम क्लास धुंधली कक्षा में। वन अननोटेड, एक उपेक्षित, स्वीट प्यारा, एंड यंग छोटा सा। एक उपेक्षित प्यारा सा छोटा सा बच्चा पीछे की ओर धुंधली कक्षा में अपने डेस्क पर बैठ करके अपने पाठ को पढ़ रहा है। फिर आगे क्या बता रहा है, इसके बाद अब वो पढ़ तो रहा है, अब वो बता तो दिया कभी ना कि पढ़ तो रहा, लेकिन पढ़ नहीं रहा था, क्या कर रहा था देखते हैं जरा। बता रहा है हिज आइज, उस बच्चे की जो आंखें हैं लाइव चल रही थी। बोले लाइव चल रही थी। बोला हिज आइज, उस बच्चे की आंखें लाइव चल रही थी। इन अ ड्रीम, एक स्वप्न में। उस बच्चे की आंखें एक स्वप्न में चल रही थी, अर्थात वो बच्चा एक सपना देख रहा था। बोला हिज आइज, उसकी आंखें लाइव इन ड्रीम, स्वप्न में चल रही थी। उस बच्चे की आंखें जो है स्वप्न में चल रही थी, अर्थात वो बच्चा एक सपना देख रहा था। तो कौन सा सपना देख रहा था, आगे वाली लाइन में कभी लिखता है आप है स्क्विरल गेम्स। स्क्विरल्स, गिलहरियों के गेम माने होता है खेल, गिलहरियों के खेल का सपना देख रहा था। इन अ ट्रीज रूम, ट्री माने होता है पेड़, रूम माने कमरा, पेड़ कमरा, पेड़ का कमरा, बाप रे बाप, यहाँ पेड़ कमरा दे दिया है। अगर आप पेड़ कमरा बता देंगे ना तो एकदम सारा का सर गलत हो जाएगा। यहाँ पर ट्रीज रूम का मतलब होता है कि पेड़ में पाए जाने वाले जो खोह होते हैं, जो छोटे छोटे होल होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसमें पक्षी बैठ करके आराम करते हैं, शीतल मंद मंद बयार को लेते हैं, हवा को लेते हैं और सुखद महसूस करते हैं। ये उस खोह के बारे में बात कर रहे हैं ना कि पेड़ में कमरा, पेड़ कमरा नहीं, पेड़ कमरा बता देंगे ना गड़बड़ हो जाएगा। देखिए फिर से बता देते हैं। हिज आइज, उस बच्चे की जो आंखें हैं लाइव इन ड्रीम, स्वप्न में चल रही थी। हिज आइज, उस बच्चे की आंखें लाइव इन ड्रीम, स्वप्न में चल रही थी। आप स्क्विरल्स गेम, गिलहरियों के खेल के सपन में। इन ट्रीज रूम, पेड़ के खोह में, पेड़ के खोह में गिलहरियों के खेल के स्वप्न में उस बच्चे की आंखें चल रही थी, या वह बच्चा पेड़ के खोह में बैठ करके गिलहरियों के साथ खेल रहा है, वो ऐसा सपना देख रहा था। अदर देन दिस, अदर देन
दिस, अदर देन अपेक्षा, दिस माने इस क्लास की, इस क्लास की अपेक्षा। बैठा था तो क्लास में, लेकिन सपना कहाँ का देख रहा था? पेड़ के खोह में गिलहरियों के साथ खेल रहा है वो, ऐसा सपना देख रहा था। अदर देन दिस, इस कक्षा को छोड़ करके, मतलब जिस कक्षा में वो बच्चा बैठा हुआ था उस कक्षे को छोड़ करके बाहर एक पेड़ था, पेड़ के खोह में कुछ गिलहरियां थी, उन गिलहरियों के साथ वो बच्चा क्या कर रहा था? खेल रहा था। बाप रे बाप, क्या पढ़ेगा? पढ़ेगा ही नहीं, कोई टीचर ही नहीं था वहां पे क्लास में, तो कहाँ से वो पढ़ेगा? कोई पढ़ाने वाला ही नहीं था, तो बेचारा बैठ के सपना देख रहा था। जाहिर सी बात है, आज का बच्चा कौन पढ़ने वाला? टीचर अगर क्लास में ना, तो बच्चा मस्ती करता है क्लास में बैठ के, कहाँ से पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। तो वही बात यहाँ पर कवि ने बताया कि हिज आइज, उस बच्चे की जो आंखें थी, लाइव इन ड्रीम, स्वप्न में चल रही थी। अब इस स्क्विरल्स गेम, गिलहरियों के खेल के सपन में, इन ट्रीज रूम, पेड़ के खोह में, अदर देन दिस, इस क्लास की अपेक्षा, इस क्लास की अपेक्षा उस बच्चे की आंखें पेड़ के खोह में गिलहरियों के साथ खेल के रूप में चल रही थी। अर्थात पेड़ के खोह में बैठ करके गिलहरियों के साथ वह एक खेल खेल रहा था, इस कक्षा की अपेक्षा। आगे बता रहा है, यहां से हमको विश्वास है कि अदर देन दिस तक समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से रिफ्रेश मार देते हैं, दोबारा रिपीट कर देते हैं, आ जाएगा समझ में। मतलब फार फार न जाने कितना दूर है, फ्रॉम गस्टी वेव्स, झोंकेदार लहरों से, दिज चिल्ड्रेन, दिज माने झोपड़पट्टी में रहने वाले, चिल्ड्रेन्स माने बच्चों के, फेसेस माने चेहरे, झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से न जाने कितना दूर है। अर्थात झोपड़पट्टी में रहने वाले जो बच्चे हैं वो समुद्र की लहरों से न जाने कितना दूर है, अर्थात समुद्र की लहरें, झोंके वो कभी देखे नहीं हैं। दूसरी लाइन में कवि ने बताया कि लाइक रूटलेस विट्स, जड़विहीन खरपतवार की तरह, रूटलेस विट्स, जड़विहीन खरपतवार की तरह, द हेयर, उन झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों के जो बाल हैं, टर्न अराउंड माने उलझे पड़े हुए हैं, डियर पालर, उनके पीले चेहरे पर, उन बोला कि लाइक रूटलेस विट्स, जड़विहीन खरपतवार की तरह, द हेयर, उन झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों के जो बाल हैं, टर्न अराउंड माने उलझे पड़े हुए हैं, डियर पालर, उनके पीले चेहरे पर। जड़विहीन खरपतवार की तरह उन झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों के जो बाल हैं, उनके पीले चेहरे पर उलझे पड़े हुए हैं। अर्थात कई दिनों से स्नान न करने के कारण, गंदगी में रहने के कारण, खरपतवार में जीवन व्यतीत करने के कारण, झोपड़पट्टी में जीवन व्यतीत करने के कारण उनके जो बाल हैं आपस में उलझ गए हैं, ऐसा, और अत्यंत भूखमरी के कारण उनका चेहरा पीला पड़ गया है। तीसरी लाइन में कवि ने क्या बताया है कि द टॉल गर्ल, वो जो लंबी वाली लड़की है ना, विथ हर वेट डाउन, अत्यंत निराशा से अपने सर को झुकाई हुई है। वह लंबी सी लड़की विथ हर वेट डाउन हेड, वेट डाउन, अत्यंत निराशा के कारण, डाउन माने नीचे झुकाई हुई है, हर हेड माने अपने सर को नीचे झुकाई हुई है। अर्थात पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण उसके सर पर इतना बोझ है कि उस बोझ के कारण उस लड़की ने अपना सर नीचे झुका लिया है। आगे बता रहे कि द पेपर स्विमिंग बॉय, द पेपर अखबार की तरह, स्विमिंग माने प्रतीत होने वाला, बॉय माने लड़का, अखबार की तरह पतला प्रतीत होने वाला, पतला दिखने वाला लड़का, विथ रेड्स आइज, जिसकी आंखें चूहे जैसी है। अर्थात वो बालक अत्यंत भूखमरी के कारण इतना पतला हो गया है, अखबार जैसा पतला हो गया है, और पतला होने के कारण, कमजोर होने के कारण उसकी आंखें अंदर की तरफ चली गई हैं, जिसके आंखों की तुलना कवि ने चूहे की आंखों से कर दिया है। आगे बता रहा है कि हिजलेस, यहाँ से द स्टंटेड, एक अविकसित बच्चा, अनलकी, दुर्भाग्यशाली बच्चा, एयर, जिसे उत्तराधिकार में मिला हुआ है, ट्विस्टेड बोन से, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ, जिसे टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ उत्तराधिकार में मिली हुई हैं, रिसाइटिंग दोहरा रहा है, अफादस, अपने पिता के, नार्लेट डिसीज, गठियाबाद बीमारी को, एक अविकसित दुर्भाग्यशाली जिसे उत्तराधिकार में मिला हुआ है, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ, है ना, अपने पिता की, बोला कि अफादस, अपने पिता की, है ना, गठियाबाद बीमारी को, रिसाइटिंग दोहरा रहा है। एक है अविकसित बच्चा, दुर्भाग्यशाली बच्चा, जिसे उत्तराधिकार में मिला हुआ है, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ, वो अपने पिता की गठियाबाद बीमारी को दोहरा रहा है। हिज लेसन, अपना पाठ पढ़ रहा है, फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क पर बैठ करके, एट बैक, पीछे की ओर, डीम क्लास, धुंधली कक्षा में,
वन अननोटेड, एक उपेक्षित, स्वीट प्यारा एंड यंग छोटा सा बच्चा, एक उपेक्षित प्यारा छोटा सा बच्चा पीछे की तरफ, पीछे की ओर धुंधली कक्षा में, ऑफ डिम क्लास धुंधली कक्षा में, फ्रॉम हिज डेस्क अपने डेस्क पर बैठ करके हिज लेसन अपने पाठ को पढ़ रहा है। यहाँ से बताएंगे एक उपेक्षित प्यारा और छोटा सा बच्चा पीछे की ओर धुंधली कक्षा में, यहाँ से धुंधली कक्षा में बैठ करके हिज डेस्क अपने डेस्क पर बैठ करके हिज लेसन अपने पाठ को पढ़ रहा है। फिर आगे बता रहा है कि हिज आइज उसकी जो आंखें हैं, लाइव इन अ ड्रीम उसकी आंखें स्वप्न में चल रही हैं, एक स्वप्न देख रही हैं। कौन सा स्वप्न? आप स्क्विरल गेम्स गिलहरियों के खेल का स्वप्न देख रही हैं। इन ट्रीज रूम पेड़ के खो में आओ, अदर देन दिस कक्षा की अपेक्षा। उस बच्चे की जो आंखें हैं गिलहरियों के खेल में डूबी हुई हैं, गिलहरियों के खेल का सपना देख रही हैं इस कक्षा को छोड़ के। अर्थात वो बच्चा जो है कक्षा में बैठा तो हुआ जरूर है, लेकिन वो सपना क्या देख रहा है कि मैं गिलहरियों के साथ पेड़ के खोह में बैठ करके सपना देख रहा कि वो खेल रहा है, गिलहरियों के साथ खेल रहा है, ऐसा सपना वो देख रहा था। फिर आगे क्या बोल रहा है कि अगला जो स्टेंजा, यहाँ से दूसरा स्टेंजा शुरू होता है। ये ऑन सावन क्रीम वाल्स, ऑन माने पर, सावर माने होता है खट्टा, क्रीम्स माने तो वैसे मक्खन होता है, वाल्स माने दीवाले। भाई खट्टा मक्खन की दीवार, खट्टा मक्खन का दीवार, ये क्या हो गया भाई? खट्टा मक्खन वाला दीवार कैसे आ जाएगा? यही तो पोयम है, इसी को आपको समझना है। मीनिंग कुछ और है, अर्थ कुछ और निकल रहा है, इसी को तो आपको समझना है। ऑन सावर क्रीम वाल्स, ऑन माने पर, सावर माने खट्टे, क्रीम्स माने होता है मक्खन, वाल्स माने दीवार। खट्टे मक्खन की दीवार पर मतलब कि उस झोपड़पट्टी में जो स्कूल बना हुआ है, उस स्कूल की जो दीवारें हैं ना, वो उसके जो प्लास्टर है वो टूट फूट गए हैं और अत्यंत पुराने होकर के पीले पड़ गए। देखेंगे मक्खन हल्का पीला होता ही है, मक्खन जो होता है वो हल्का सा नॉर्मल सा देखने में फील नहीं होगा, लेकिन हल्का सा पीला टाइप का होता है। तो उसी बात को यहाँ पर सावर शब्द कह करके, सावर क्रीम्स कह करके दीवार की तरफ सीधे संकेत किया है। यहाँ पे बोला ऑन सावर क्रीम वाल्स, खट्टे मक्खन जैसी दीवारें, अर्थात उस कक्षा की जो दीवारें हैं वो अत्यंत पुराने होने के कारण टूट फूट गई हैं। और डोनेशंस, वहाँ की चीज़ें दान में मिली हुई है, वहाँ की जितनी भी सारी चीज़ें हैं, कक्षा में जितनी भी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, सारी की सारी चीज़ें दान में मिली हुई है। डोनेशंस माने होता है दान, दान में मिला। बोला ऑन सावर क्रीम वाल्स, उस कक्षा की जो दीवारें हैं वो अत्यंत पुराने होकर के टूट फूट गई हैं, टूटी फूटी हैं। डोनेशंस, वहाँ पर लगी हुई सारी चीज़ें दान में मिली हुई हैं। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर कवि ने बताया? शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर के सर का चित्र, शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर के सर का चित्र, शेक्सपियर के सर का चित्र मतलब पासपोर्ट साइज आप लोग फोटो देखे होंगे ना, जो पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ से चेस्ट के ऊपर से बनता है, तो ऐसा ही कुछ तस्वीर विलियम शेक्सपियर का उस क्लासरूम में लगा हुआ था। तो उसी तस्वीर के बारे में, उसी पिक्चर के बारे में कभी यहाँ पे बात कर रहा है। बोला कि डोनेशंस दान में मिली हुई है। कौन कौन सी चीजें, आइए जरा देखते हैं। शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर के सर का चित्र था। क्लाउडलेस, बादल, क्लाउड माने बादल, लेस माने रहित, बादल रहित एट डॉन, डॉन माने होता है उषा काल अर्थात भोर, बादल रहित भोर का चित्र था, बादल रहित भोर का चित्र था। मतलब ऐसा चित्र, एक ऐसा भी चित्र लगा हुआ था जिसमें आसमान एकदम साफ था, तारे टिम 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 टिमटिमा रहे थे, एकदम फ्रेश और साफ सुथरा आसमान था, तारे एकदम साफ साफ नजर आ रहे थे, ऐसा चित्र था वहाँ पे। भाई बोला शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर के सर का चित्र था। क्लाउडलेस एट डाउन, बादल रहित भोर का चित्र था। और क्या चित्र, और किस चीज का चित्र था भाई वहाँ पे? सब सारी की सारी चीज़ें दान में मिली हुई हैं। दान में मिली हुई का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे। दान में मिली हुई का मतलब कि जैसे एनजीओ नहीं चलाया जाता है, कोई स्कूल 4 लोग 5 लोग मिलकर के स्कूल कोई बड़े
बड़े बड़े बिल्डर हैं मिलकर के एक गरीब एरिया में, जैसे जहाँ के लोग गरीब हैं, निहायत गरीब है, वहाँ पर कोई विद्यालय नहीं है, 4-5 लोग बड़े बड़े लोग मिलकर के एक स्कूल खोले। वहाँ पर किसी ने कमरा बनवा दिया, किसी ने कमरे की प्लास्टर करवा दी, किसी ने टीचर की सैलरी की व्यवस्था कर दी, किसी ने बेंच की व्यवस्था कर दी, किसी ने बोर्ड लगवा दिया। मतलब हर एक प्रकार की चीज़ें किसी न किसी के द्वारा दी गई हों। तो इस तरह का स्कूल था वहाँ पे, और ऐसी ही कुछ चीज़ें वहाँ पर दान में दी गई थी। उन्हीं दी हुई चीज़ों के बारे में यहाँ पे कवि ने बताया। शेक्सपियर के सर का चित्र था। क्लाउडलेस, बादल रहित एट डॉन, भोर का चित्र था। सिविलाइज्ड डोम, सिविलाइज्ड माने होता है सब, डोम माने होता है गुंबद। गुंबद क्या होता है? ऐसे जैसे देखेंगे ऐसे गोलाकार होता है ना, ताजमहल देखे हैं, ताजमहल पर ऐसे गोलाकार लगा उसको गुंबद बोलते हैं, गोलाकार होता है। बोला कि क्लाउडलेस, बादल रहित एट डॉन, भोर का चित्र था। सिविलाइज्ड डोम, सभ्य गुंबद का चित्र था। सभ्य गुंबद, सिविलाइज्ड डोम, सभ्य गुंबद का चित्र था। राइडिंग, जो प्रदर्शित कर रहा था, राइडिंग जो सवारी कर रहा था, राइडिंग माने सवारी करना होता है, तो राइडिंग जो सवारी कर रहा था। ऑल सिटीज, समस्त शहरों की, जो समस्त शहरों की सवारी कर रहा था, अर्थात वो जो सभ्य गुंबद था वो समस्त शहर को, समस्त क्षेत्र को क्या कर रहा था? प्रदर्शित कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये कि जैसे आप किसी गांव में जब इंटर करेंगे तो उस गांव में जैसे इंटर करेंगे वहां पर एक गेट बना होता है, और गेट पर ऐसी कुछ गुंबद टाइप का बना होता है। वो गुंबद, वो गेट ये प्रदर्शित करता है कि आप फला गांव में प्रवेश कर रहे हैं। वो गुंबद यही, वो गेट वही प्रदर्शित करता है। उसी के बारे में यहाँ पे बता रहा है, कभी नहीं बताया है, बता रहे हैं कि वहाँ की दीवारें खट्टी मक्खन जैसी थी, अर्थात वहाँ उस कक्षा की जो दीवारें थी वो अत्यंत पुरानी होने के कारण टूट फूट गई थी। वहाँ की चीज़ें डोनेशंस, दान में मिली हुई थी। जैसे कौन कौन सी चीज़ें दान में थी भाई? शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर के सर वाला एक चित्र था, फोटो था, पिक्चर था, वो भी दान में मिला हुआ था। क्लाउडलेस एट डॉन, बादल रहित भोर का चित्र था, वो भी दान में मिला हुआ था। सिविलाइज्ड डोम, एक सभ्य गुंबद का चित्र था, सभ्य गुंबद का चित्र था। राइडिंग माने जो प्रदर्शित कर रहा था। ऑल सिटीज, समस्त शहरों को, जो समस्त शहरों को प्रदर्शित कर रहा था। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये भी मैंने बताया कि जब आप गाँव में इंटर करेंगे तो एक गेट लगा होता है, गेट पर कुछ ऐसा गोलानुमा बना होता है, वो गेट यही प्रदर्शित करता है कि आपकी एंट्री फला गाँव में हो रही है। तो वो जो सभ्य गुंबद था वो समस्त शहरों को प्रदर्शित कर रहा था। बेल्ट, घंटी नुमा, फ्लावरी फूलों से लदी हुई। बेल्ट माने घंटी नुमा, फ्लावरी माने फूलों से लदी हुई। टायरोलिस वैली, एक टायरोलिस घाटी का चित्र था। बोला कि बेल्ट घंटी नुमा, फ्लावरी फूलों से लदी हुई। टायरोलिस है ना, टायरोलिस एक घाटी का नाम है, टायरोलिस वैली, टायरोलिस घाटी का चित्र था। ये सारे चित्र थे वहाँ पे। फिर से देखते हैं। बोला आन सावर क्रीम वाल्स, खट्टे मक्खन जैसी दीवारें थी, अर्थात उस झोपड़पट्टी के स्कूल की जो दीवारें थी वो अत्यंत पुराने होने के कारण टूट फूट गई थी। डोनेशंस, वहाँ की चीज़ें दान में मिली हुई थी, जैसे शेक्सपियर के सर का चित्र, बादल रहित भोर का चित्र, सभ्य गुंबद का चित्र जो समस्त शहर को प्रदर्शित कर रहा था। बेल्ट घंटी नुमा, फ्लावरी फूलों से लदा हुआ। टायरोलिस वैली, टायरोलिस घाटी का चित्र था। फिर आगे बता रहा है कि कवि क्या लिखता है कि वन ओपन हैंडेड मैप। वन मीन्स एक, ओपन माने खुला हुआ, हैंडेड माने हाथ का, मैप माने नक्शा। एक खुला हुआ हस्तमुक्त नक्शा, एक खुला हुआ हस्तमुक्त नक्शा। हस्तमुक्त नक्शा का मतलब वो पुराना नक्शा था। पहले के जो नक्शे थे वो छप करके प्रिंटेड मशीन से नहीं आते थे। पहले के जो नक्शे थे, जो भूगर्भ वैज्ञानिक थे वो क्या करते थे, भूगोल वैज्ञानिक थे वो क्या करते थे, हाथों से बनाते थे नक्शे। तो हस्तमुक्त नक्शा था, हाथों से बना हुआ नक्शा था। तो वही यहाँ पर बता रहा है, वन ओपन हैंडेड मैप, एक हस्तमुक्त नक्शा था। अवार्डिंग, जो दिखा रहा था, अवार्डिंग जो दिखा रहा था। द वर्ल्ड, सारी दुनिया को, जो सारी दुनिया को दिखा रहा था। एक हस्तमुक्त नक्शा था जिस नक्शे में पूरी दुनिया के बारे में बताया गया था। फिर आगे और बताया है कि इट्स वर्ल्ड, और उस दुनिया को भी बताया गया था। किस दुनिया को? झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों की दुनिया को।
उन दुनिया को, उनके दुनिया को बताया गया था। आइए फिर से देखते हैं। वन ओपन हैंडेड मैप एक हस्तमुक्त नक्शा था। अवार्डिंग वर्ल्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है वन ओपन हैंडेड मैप एक खुला हुआ हस्तमुक्त नक्शा था। अवार्डिंग जो प्रदर्शित कर रहा था, दिखा रहा था। द वर्ल्ड माने पूरी दुनिया को, इट्स वर्ल्ड और उनकी दुनिया को भी प्रदर्शित कर रहा था। एंड इट फिर भी फॉर दिज चिल्ड्रेन, ये जो झोपड़पट्टी में रहने वाले जो बच्चे हैं, दिज विंडो उन बच्चों की जो खिड़कियां हैं, दिज माने उन झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों की, विंडोज माने खिड़कियां जो है, नॉट दिस मैप ये कोई नक्शा नहीं है। उन झोपड़पट्टी में रहने वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों की जो खिड़कियां लगी हुई है, क्लास में जो खिड़कियां लगी हुई है, नॉट दिस मैप ये कोई नक्शा नहीं है। बता रहा है कि नॉट दिस मैप ये कोई नक्शा नहीं है। दियर वर्ल्ड वो खिड़कियां उनकी दुनिया है। वो उसी खिड़की में से ही अपनी पूरी दुनिया को क्या करते हैं, देखते हैं, उसी खिड़की में से ही। आइए फिर से देखते हैं। एंड एट तो भी फॉर दिज चिल्ड्रेन, फॉर मीन्स के लिए, दिज माने झोपड़पट्टी में रहने वाले चिल्ड्रेन माने बच्चों के लिए, उन झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों के लिए, दिज विंडोज उस कक्षा की जो खिड़कियां हैं, उस क्लासरूम की जो खिड़कियां हैं, नॉट दिस मैप कोई नक्शा नहीं है। देयर वर्ल्ड ये उनकी दुनिया है। ये उनकी दुनिया, किनकी दुनिया? झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों की। वेयर जहां पर, ऑल माने उन सभी के, ऑल देयर उन सभी के, फ्यूचर माने भविष्य को, पेंटेड माने होता है पोत दिया गया है या ढक दिया गया है। यहाँ पर पेंटेड माने पोतना नहीं है बल्कि ढकने से। वेयर जहां पर, ऑल उन सभी के, ऑल देयर उन सभी के, देयर माने उन, ऑल मीन्स सभी, उन सभी के, फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य को, पेंटेड माने होता है ढक दिया गया है। विथ फॉग, फॉग माने कोहरा अर्थात अंधकार। यहाँ पर फॉग जरूर है, कोहरा जरूर है, लेकिन कोहरे का अर्थ नहीं देंगे, अंधकार का अर्थ देंगे यहाँ पे। वेयर जहां, ऑल दियर, ऑल सभी के, दियर माने उन सभी के, फ्यूचर माने भविष्य को, पेंटेड माने होता है ढक दिया गया है। विथ फॉग माने होता है अंधकार से। जहां पर उन सभी के फ्यूचर को, भविष्य को अंधकार से ढक दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी ना, उस पूरे क्षेत्र को सील कर दी थी, पैक कर दी थी, ताकि आने जाने वाले किसी भी बंदे को, किसी भी व्यक्ति को इस झोपड़पट्टी पर किसी की नज़र न पड़े, ताकि वो आवाज़ न उठा सके। उस पूरे एरिए को ही बंद कर दिया था, सील कर दिया था। अब वही उनकी दुनिया था। उसी कक्षा में, खिड़की में से जो बैठ करके जो देखते थे, वही उनकी दुनिया थी। आगे की दुनिया के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं था। ऐसे जिंदगी जीते थे वो बच्चे। आज का मानव को अगर एक वक्त रोटी अगर अच्छा से न मिले, खाना न मिले, तो थाली फेंकने लगता है। लेकिन वो बच्चे इस तरह की जिंदगी जीते थे। एक बार एक भरपूर एनर्जी में आइए रिफ्रेश मार देते हैं पूरे को। ये पहला पार्ट है, इस लेसन का पहला पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट कल मिलेगा आपको। आइए एक बार रिफ्रेश करते हैं। बोला फार फार न जाने कितना दूर है, फ्रॉम गस्टी वेव्स झोंकेदार लहरों से, फ्रॉम गस्टी वेव्स झोंकेदार लहरों से, दिज चिल्ड्रेन झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों के फेसेस माने चेहरे, इन झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से न जाने कितना दूर है। लाइक रूटलेस बीट्स जड़विहीन खरपतवार की तरह, द हेयर इन झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों के जो बाल हैं, टर्न राउंड उलझे पड़े हुए हैं, डियर पैलर उनके पीले चेहरे पर। इन झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों के जो बाल हैं, है ना, जड़विहीन खरपतवार की तरह उनके पीले चेहरे पर उलझे पड़े हुए हैं। द टॉल गर्ल लंबी लड़की, विथ हर वेट डाउन हेड अत्यंत बोझ के कारण अपना सर झुकाई हुई है। द पेपर स्विमिंग बॉय अखबार की तरह पतला दिखने वाला लड़का जिसकी आंखें चूहे जैसी है। इसका मतलब हमने पिछले एक्सप्लेनेशन में कुछ समझा दिया है, बता दिया बाकायदे तरीके से, बार बार एक ही चीज़ को हम रिपीट नहीं करेंगे। आगे बोला द स्टंटेड अविकसित अनलकी दुर्भाग्यशाली जिसे उत्तराधिकार में मिला हुआ है, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ, अपने पिता की गठियाँ बांध बीमारी को रिसाइटिंग दोहरा रहा है। एक अविकसित बच्चा, दुर्भाग्यशाली बच्चा जिसे उत्तराधिकार में मिला हुआ है टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ, वो अपने पिता के गठिया बांध बीमारी को रिसाइटिंग दोहरा रहा है। अब अगला है, अपने पाठ को
अब पढ़ रहा है अपने डेस्क पर बैठ करके, है ना, एट बैक पीछे की ओर डीम क्लास धुंधली कक्षा में एक उपेक्षित प्यारा और छोटा सा बच्चा पीछे की ओर धुंधली कक्षा में बैठ करके अपने डेस्क पर अपने पाठ को पढ़ रहा है। हिज आइज, उस बच्चे की आंखें लाइव इन ड्रीम, स्वप्न में चल रही हैं गिलहरियों के पेड़ के खोह में। अदर देन दिस, इस कक्षा की अपेक्षा उस बच्चे की आंखें गिलहरियों का स्वप्न देख रही हैं पेड़ के खोह में। इस कक्षा की अपेक्षा, अर्थात वह बालक इस कक्षा में बैठा जरूर है, लेकिन उसकी जो आंखें हैं वो एक पेड़ के खोह में बैठ करके गिलहरियों के साथ वो एक खेल खेल रहा है, ऐसा कुछ सपना देख रही हैं। दूसरा पैराग्राफ में खट्टे मक्खन जैसी दीवारें, अर्थात उस क्लासरूम की, झोपड़पट्टी में रहने वाले स्कूल की जो कक्षाएं थी उनके जो दीवार थे वो खट्टे मक्खन जैसी थी, अर्थात टूटे फूटे थे। और वहाँ की चीज़ें डोनेशंस, दान में मिली हुई चीज़ें थी, जैसे शेक्सपियर के सर का चित्र, बादल रहित भोर का चित्र, सिविलाइज्ड डोम, सभ्य गुंबद का चित्र, राइडिंग जो सवारी कर रहा था अर्थात प्रदर्शित कर रहा था ऑल सिटीज, समस्त शहरों को, बेल्ड फ्लावरी, घंटी नुमा फूलों से लदा हुआ टैरोलिस घाटी का चित्र था। वन ओपन हैंडेड मैप, एक खुला हुआ हस्तमुक्त नक्शा था। एक ओपन खुला हुआ हैंडेड मैप हस्तमुक्त नक्शा था। अवार्डिंग जो प्रदर्शित कर रहा था द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को, इट्स वर्ल्ड, और उस झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों की भी दुनिया को प्रदर्शित कर रहा था। एंड इट, फिर भी, फॉर दिज चिल्ड्रेन, उन झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों के लिए, दिज विंडोज, ये जो खिड़कियां थी, नॉट दिस मैप, कोई नक्शा नहीं था। बोला कि एंड एट, फिर भी, फॉर दिज चिल्ड्रेन, इन झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों के लिए, दिज विंडोज, ये जो खिड़कियां थी, नॉट दिस मैप, कोई नक्शा नहीं था, दियर वर्ल्ड, ये उनकी दुनिया थी। वेयर ऑल दियर फ्यूचर पेंटेड विथ फॉग, जहाँ पर उनके भविष्य को पेंट कर दिया गया था, ढक दिया गया था, किससे? विथ फॉग, अंधकार से। तो हमें विश्वास है प्यारे बच्चों की आज ये जो सेकेंड लेसन है, पोएट्री का जो सेकेंड लेसन है, आपको समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से। कल हम मिलेंगे इसी का सेकेंड पार्ट लेकर के, दूसरा भाग लेकर के। तब तक के लिए इसी जगह क्लास को बंद करते हैं, रोकते हैं। बाकी जाते जाते हम आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी वीडियो हमारे चैनल से अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए और आप एक अच्छा ज्ञान अर्जित कर पाएँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।